मॉर्निंग क्लास 4। आज की कक्षा में हमने पिछली जो कक्षा में पढ़ा था पाठ 5 दोस्त की पोशाक, और इस पाठ से संबंधित सभी कठिन शब्द और शब्दार्थ समझे थे। होमवर्क में आपके लिए था कठिन शब्दों और शब्दार्थ में जो आपको शब्द दिए गए उन शब्दों के को वाक्यों में प्रयोग करो, ठीक है। और आपको मैंने समझाया था वाक्य प्रयोग कैसे करना है। ये हमारा पिछला काम था। आगे बढ़ते हैं। दोस्त की पोशाक, इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न दिए हैं पृष्ठ संख्या 38 पर। देखिए कि पृष्ठ संख्या 38 है और ये आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं आगे तक। इनको हल करने से पहले इस पाठ से संबंधित एक चैप्टर पृष्ठ संख्या 42 पर दिया है, वो ओनली फॉर रीडिंग है। ये देखिए पृष्ठ संख्या 42 पर नसीरुद्दीन का निशाना, नसीरुद्दीन का निशाना पृष्ठ संख्या 42 पर दिया गया है। ये ओनली फॉर रीडिंग है, इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन पाठ संख्या 5 को की जो अभ्यास है उसे हल करने के पहले हम नसीरुद्दीन का निशाना नामक जो रीडिंग वाला चैप्टर है उसे पहले रीड करेंगे। कारण उसका ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने, क्योंकि जो हमारी अभ्यास प्रश्न हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो हमें नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व कैसा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, हंसने हंसाने वाला है या फिर वो गंभीरता से चीज़ों को लेता है। तो उसके व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए ही ये पृष्ठ संख्या 42 पेज नंबर 42 पर ये चैप्टर दिया गया है, नसीरुद्दीन का निशाना। पहले हम इसे रीड करेंगे और उसके बाद पाठ संख्या 5 का जो अभ्यास प्रश्न है उन्हें हल करेंगे, क्योंकि ये पाठ बहुत ही सहायक है उस अभ्यास को हल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 42, नसीरुद्दीन का निशाना। चूँकि पाठ संख्या 5 में आप पढ़ चुके हैं किस तरह से नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को शर्मिंदा महसूस करवाया था, ठीक है। उससे काफ़ी हद तक आपको उनके व्यक्तित्व का परिचय मिल गया होगा। कुछ हद तक आप ये समझ पाए होंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। बड़ा ही मूर्ख किस्म का व्यक्तित्व था या फिर बड़ा ही हंसने हंसाने वाला व्यक्तित्व था, ठीक है। उसी की विस्तृत चर्चा करते हुए इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे का मतलब क्या है, बातें कर रहे थे, बातचीत हो रही थी आपस में। जैसे आप लोग बैठ करके गपशप करते हैं, बातें करते हैं तो क्या कहते हैं, बतिया रहे हैं। तो नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। गप मारने का मतलब होता है ऐसी बातें अपनी बातचीत में कहना जिनका कोई अर्थ ना हो या जिनका असलियत से कोई लेना देना ना हो। झूठ बोलना, बड़ी बड़ी अपने बारे में बातें करना। जब कोई इस तरह की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करता है जो कि सत्य नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं गप मारना। तो एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी मतलब तीर चलाना और उससे निशाना लगाना। तीरंदाजी का मतलब होता है धनुष बाण से तीर चलाते हुए निशाने को साधना। तो तीरंदाजी का मतलब समझ में आ गया। उन्होंने कहा तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष बाण कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू शू, इस तरह से उन्होंने आवाज़ करी। जैसे तीर छोड़ता हूँ, शू शू करके उन्होंने ऐसी आवाज़ करी। उन्होंने क्या कहा कि तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं धनुष बाण कसता हूँ। आपको पता है धनुष बाण कसने का मतलब, धनुष की जो डोरी होती है, धनुष की जो डोरी होती है जिस पर तीर को खींचते हैं, पहले उसे कसा जाता है, टाइट किया जाता है, उसे प्रत्यंचा कहते हैं। तो उसे कसते हैं जब, तो उस डोरी को पहले उन्होंने कहा मैं धनुष को कसता हूँ, मतलब उस डोरी को कसता हूँ, निशाना साधता हूँ, अपने निशाने पर ध्यान लगाता हूँ और फिर तीर छोड़ता हूँ। और आवाज़ कैसी करते हैं, शू। तीर सीधे निशाने पर लगता है।
उसके बाद उन्होंने अगला वाक्य बोला क्या कि मैं इस तरह से करता हूँ और तीर सीधा निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, जो उनके दोस्त उनके संग बातें कर रहे थे उन्हें उनकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया, मतलब टेस्ट लेना चाहा कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो बोल रहे हैं झूठ मूठ का। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। अब देखो बात ही बात में किस तरह के मित्र थे, किसी की परीक्षा लेने के लिए धनुष और तीर खरीद कर ले आया। क्या आज के समय में आप इस तरह का काम करेंगे? किसी की परीक्षा लेने के लिए पैसे खर्च कोई करना चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन उनकी बात इतनी गप जो उन्होंने मारी थी, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी अपनी तीरंदाजी को लेकर के, उससे वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ। उनका दोस्त जो था वो तुरंत गया भागा भागा और एक धनुष और बाण यानी धनुष और तीर खरीद लाया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, थमाते हुए मतलब पकड़ाते हुए उसको पकड़ाया, धनुष और तीर को उसको पकड़ाया और कहा ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। धनुष उनको पकड़ाया, पकड़ा के क्या बोला, ये लो धनुष और तीर, अब साधो निशाना उस लक्ष्य पर। उन्हें एक लक्ष्य दिखाया, एक मतलब एक पॉइंट दिखाया, एक लक्ष्य बना दिखाया और कहा इस पर अपना निशाना साधो, साधो निशाना लगाओ, साधो मतलब लगाओ और हम देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। नसीरुद्दीन फंस गए। अब क्योंकि नसीरुद्दीन तो गप मार रहे थे, झूठी झूठी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वो फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में लिया, डोरी खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। तीर शू इस तरह से आवाज उसको दी गई है, शू। नसीरुद्दीन फंस गए थे, उन्होंने झूठ बोला था और उसका उनका मित्र जो शायद उनके व्यक्तित्व से परिचित था कि ये लंबी लंबी बातें झूठी झूठी बोलते हैं, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ये सिद्ध करने के लिए तुरंत गया और एक धनुष बाण खरीद कर ले आया और उनसे बोला कि इस लक्ष्य पर निशाना साधो और देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो झूठ। और नसीरुद्दीन अपनी ही बात में आज फंस चुके थे। अब चूंकि वो फंस चुके थे तो कुछ कर नहीं सकते थे, ये तो नहीं कह सकते थे उस समय उनकी कि मैं झूठ बोल रहा था, मैंने झूठ मूठ ऐसे ही बोला। उन्होंने मजबूरी में क्या किया, धनुष को पकड़ा, धनुष की डोरी चढ़ाई, खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। यानी कि उन्होंने तीर छोड़ तो दिया पर चूंकि वो झूठ बोल रहे थे, उन्हें भी पता था उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तीर को बेचारा निशाने पर तो लगा नहीं, बीच में ही कहीं गिर गया। मतलब निशाने तक लगा तो बहुत बड़ी बात है, निशाने तक पहुंचा भी नहीं और बीच रास्ते में ही कहीं पर गिर पड़ा। हाँ हाँ हाँ, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। अब मजाक उड़ाया दोस्तों ने, झूठ बोला था तो उन्होंने उसका दोस्तों ने जब देखा निशाना नहीं लगा, लगा तो लगा नहीं, बीच में ही गिर पड़ा। इतनी भी ताकत उनके तीर में नहीं थी कि वो लक्ष्य तक ही पहुंच जाता, भले ही लक्ष्य के आसपास लगता, लेकिन वो तो बीच में ही गिर गया। तो सभी दोस्त बहुत जोर से हंसे और उनका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया क्या कहते हुए मजाक उड़ाया कि हाँ हाँ यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था, मतलब यही तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था। बेहतरीन मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छे से भी अच्छा, उसे कहते हैं बेहतरीन। मतलब जब बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनमें से किसी एक चीज़ को छांटते हैं, अच्छियों में से भी जब अच्छों को छांटते हैं तो कहते हैं वो बेहतरीन है, सब अच्छों में भी सबसे अच्छी है। दोस्तों ने क्या बोला कि यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इस वाक्य में नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की एक और झलक, आपको एक और विशेषता दिखती है। क्या? हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य क्या है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना है, काजी का निशाना है, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। ये वाक्य किसने कहा? नसीरुद्दीन ने। क्या बोला कि ये मेरा निशाना नहीं था, मैं तो तुम लोगों को ये दिखा रहा था कि काजी जो उनके मित्र हैं वो कैसा निशाना लगाते हैं, ये मेरा निशाना नहीं था। यानी कि मैं तो उनकी नकल कर रहा था। अब यहाँ पे किस व्यक्तित्व की किस विशेषता के बारे में पता लगता है कि जो नसीरुद्दीन है वो बहुत जल्दी झूठ भी बोल सकता है, बात को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बात को बहुत जल्दी पलट सकता है। ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है। मतलब मौका पाते ही बात को पलट देना नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की एक
विशेषता है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर उन्हें पता था कि उनका खुद का निशाना चूक गया है और इतनी बुरी तरह से चुका है कि मार्ग भी पूरा उसने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के फिर से सिद्ध कर दिया कि ये तो मेरा निशाना था ही नहीं। किसका निशाना था? ये तो काजी साहब का निशाना था, क्योंकि काजी, मैं तुम सबको दिखा रहा था कि काजी साहब ऐसे निशाना लगाते हैं। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया और डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। जब ये बात उन्होंने कही तो उन्हें लगा कि अब उनकी बात मजबूत हो गई और उन्होंने दोबारा धनुष उठाया, डोरी खींची और निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू, इस बार तीर पहले वाले तीर से थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी नहीं लगा। यानी कि जो झूठ उन्होंने बोला था, किसने? नसरुद्दीन ने, उस झूठ में बोलने के कारण जो उनकी इज्जत दांव पे लगी थी, इस दूसरे तीर को लगाए गए निशाने से ये सिद्ध होता है कि वो उस इज्जत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा तीर उन्होंने छोड़ा वो थोड़ा आगे तक गया, पहले वाले तीर की अपेक्षा थोड़ा आगे तक गया, लेकिन निशाने पर वो भी नहीं लगा, निशाना वो भी चूक गया, मतलब निशाने पर नहीं लगा। तो इस बार इस लाइन से क्या बातें दो पता लगती हैं कि उन्होंने कोशिश तो करी किस बात की? निशाना लगाने की, साथ ही जो उनकी इज्जत दांव पे लगी थी उनके झूठ बोलने के कारण, गप मारने के कारण उसे बचाने की, लेकिन और इस बार तीर थोड़ा आगे भी गया, पहली बार की अपेक्षा आगे भी गया, लेकिन चूक गया, निशाने पे फिर भी नहीं लगा। दोस्तों ने कहा यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। दोस्तों ने फिर व्यंग किया, मजाक। दोस्तों इंतजार में बैठे थे कि इनका निशाना चूके और हम इनका मजाक उड़ाएं, तो उन्होंने फिर से व्यंग किया, मजाक उड़ाया कि ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना होगा नसरुद्दीन। तो बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा ये मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। नसरुद्दीन ने पुनः झूठ बोला, एक बार फिर से झूठ बोला। कैसे झूठ बोला? कि नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था। किसका निशाना था? ये नसरुद्दीन, वो जो सेनापति है उनका निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? तो दोस्त समझ गए थे कि ये अपने गलत निशाने को दूसरों के नाम लेके बता रहा है, तो उसने उन्हीं की बात को पकड़ने के लिए, यानी कि उनको फिर से फंसाने का प्रयत्न किया ताकि अपनी ही बात में फिर से फंस जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि अगली सूची में अगला नाम कौन है? सूची में अगला कौन है? यानी कि अगली बार जब तुम निशाना लगाओगे और उसे पता है कि निशाना लगाना इन्हें आता नहीं है और वो भी चूकेगा, तो उन्होंने पहले से ही प्रश्न किया सूची में अगला नाम किसका है। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया, सब जोर से हंसने लगे, क्योंकि जो बात वो कर रहे थे, जिस तरह की बातें वो बता रहे थे, सब समझ चुके थे इस बात को, सभी इस बात को समझ चुके थे कि जो आपके नसरुद्दीन है वो झूठ बोल रहे हैं, अपनी कही हुई बात नहीं फंस चुके हैं और अब अपनी कही हुई बात में चुके फंस चुके हैं, तो प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से उससे निकलने का, अपनी इज्जत बचाने का। तो जब सबने बहुत जोर का ठहाका लगाया कि अब जब इन्होंने पहले से ही कह दिया, उन्हें पता था कि फिर निशाना चुकेगा, फिर ये किसी का नाम लगाएंगे, तो इनसे पहले ही पूछ लेते आपकी बार किसका नाम लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबने सुनते ही जोर से ठहाका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। इस बार नसरुद्दीन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे डर लग गया था कहीं ना कहीं इस बार वो फंस चुका है, कहीं ना कहीं इस बार वो अपनी इज्जत दांव पे लगा चुका है अपने झूठ बोलने के कारण। तो वो चुप रहा, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया, उसने कोशिश और करी। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शू। ठीक है, नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शू। अब आगे देखते क्या हुआ। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की तरफ मुंह बाएं देखने लगे, ताकने लगे, मतलब देखने लगे। इस बार जब क्या था, जो तीर था पता नहीं कैसे इस प्रकार ठीक निशाने पर जाकर लग गया, और जब ऐसा लग गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, सभी को पता था कि नसरुद्दीन ने गप मारी है, झूठ बोला है, बड़ी बड़ी बातें करी हैं, और सभी को पता था कि वो इसमें असफल होंगे। और जब सबकी उम्मीदों से अलग वो तीर निशाने पे लग गया, तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सभी आश्चर्य से क्या करने लगे, नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे, उसके चेहरे की तरफ। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने विजेता के अंदाज में कहा, जैसे मतलब जीता हुआ इंसान। विजेता मतलब जो जीत चुका है, जिसने कोई प्रतियोगिता जीत ली उसको हम कहते हैं विजेता है। जैसे आपके बीच में दौड़ हो, आप लोगों के बीच में रेस हो, और आप में से आपका कोई एक दोस्त जीत जाए, तो आप क्या कहेंगे, आज की दौड़ का विजेता कौन है? आपका दोस्त, है ना। तो
उसने जीत विजेता, और विजेता जब कोई जीत जाता है तो उसका अंदाज भी थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा उसको अकड़ आ जाती है, शान में आ जाता है ना, थोड़ा उसको अपने ऊपर रौब हो जाता है, गुमान हो जाता है। तो उसने विजेता के अंदाज में कहा, जिस तरह से विजेता बोलता है ठीक उसके अंदाज, इससे पहले कि कोई और कुछ बोले, कोई प्रश्न करे, उसे अपनी बातों में फंसाए, उसने विजेता के अंदाज में क्या बोला, देखो देखा तुमने, ये था मेरा निशाना, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। क्या बोला उसने, मतलब उसने परिस्थितियों को कितनी समझदारी से, वो गप्पे हाँकता था, वो झूठ बोलता, व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, गप्पे हाँकने वाला व्यक्तित्व था, झूठ भी बोलता था, अपनी ही बात को पलट देने की उसके अंदर एक काबिलियत थी, लेकिन उसने इन सारी बुराइयों अच्छाइयों को जोड़ते हुए अंत में अपनी बात को अकस्मात ही सिद्ध कर दिया, एकदम से ही सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इसको पढ़ के मज़ा तो बहुत आया होगा क्योंकि बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी थी, लेकिन इसको पढ़ने से आपको एक शिक्षा और मिली। क्या शिक्षा मिली, नसरुद्दीन फंस चुके थे, अपनी ही बातों के जाल में फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, कोशिश करते रहे। जब उनका पहला निशाना चूक गया, और चूका ही नहीं, इतनी बुरी तरह से चूका कि बीच मार्ग में ही गिर गया, तो उन्होंने दूसरा तीर चलाया, हार नहीं मानी। उन्होंने नहीं कहा कि अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था और कोई बात नहीं, जाने दो बात को, ये कह के वो उस बात को खत्म कर सकता था, क्योंकि कोई रोकने वाला तो था नहीं, आपसी बातचीत की तो बात थी ना। लेकिन फिर उसने कहा नहीं, मैंने बात रखी है, मुझे प्रयास करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र की एक सकारात्मक बात भी आ गई यहाँ पर कि वो प्रयास, निरंतर प्रयास करने पर विश्वास करता था। तो ये शिक्षा आपको लेनी चाहिए इस बात से कि हमें भी अपने फेलियर्स के आगे निरंतर प्रयास करना चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए। और ये बात आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको इस बात से आज की परिस्थितियों को लेकर के अगर आप देखें तो आप जानेंगे कि जो परिस्थितियाँ, वर्तमान परिस्थितियाँ जिनमें हम जी रहे हैं, बड़ी ही कठिन हैं, बहुत ही मुश्किल हैं। पढ़ाई करना, अपना व्यवसाय, मम्मी पापा को अपना रोजगार चलाना, अपने घर को चलाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करें, कोशिश करें तो हम इस कठिनाई से निकल सकते हैं। ठीक है, कल का जो हमारा काम होगा, अपनी अगली कक्षा में जो हमारा काम होगा हिंदी लिटरेचर में, वो क्या होगा, पृष्ठ संख्या 38, पेज नंबर 38 से संबंधित एक्सरसाइज को हल करना। हम इसे हल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त रखते हैं। सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी, निरंतर नियमित तौर पे कार्य को हमारे साथ साथ करते रहें, कॉपी पे काम को करें, क्योंकि जो कॉपी हम आपको वीडियोस के माध्यम से बनवा रहे हैं, यही कॉपी के आधार पर, इसी कॉपी में लिखे काम के आधार पर आपकी आने वाली परीक्षाएं संचालित होंगी। आपको इन्हीं प्रश्नों से आप अपनी परीक्षा में रूबरू होना पड़ेगा, यही प्रश्न आपको आएंगे, दोबारा से कुछ नहीं कराया जाएगा। ये फाइनल वर्क है, इसे आपको करना है और करके आपको इसी के आधार पर अपनी परीक्षाएं देनी है। तो इसे हल्के में ना लें, नियमित रूप से कार्य को करें ताकि इन परिस्थितियों से निकलते हुए अपनी पढ़ाई को हम जारी रख सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज को पृष्ठ संख्या 38 पर दी गई को हल करेंगे। थैंक यू।